हेलो 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 दोस्तों, आप लोग कैसे हो? हमको लग रहा है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो अब आप लोगों के बीच हम आए हैं फिर से 10वीं कक्षा का यूनिट 1.8 लेके। यह सेशन दूसरा है। पहला सेशन का वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पहला सेशन का वीडियो आप देख लें, पुनः आप दूसरे सेशन का भी वीडियो देखें। और आपका एग्ज़ाम 7 तारीख से होने जा रहा है, 7 फरवरी से। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, झारखंड सरकार का ऐलान हो चुका है कि 7 तारीख से जो है ऑब्जेक्टिव टेस्ट का परीक्षा लिया जाएगा। तो इसके लिए आप पूरी तरह से तैयार हो जाए। और आपको इस तैयारी के लिए कुछ खास नहीं करना है, कोई किताब नहीं पढ़ना है। आपको जो मैं क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ इससे बाहर नहीं आएगा। कृपया आप इसको देखें और अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि आप भी पास करें और आपका दोस्त भी अच्छे से पास कर सके। ठीक है, तो हम लोग व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में पहली बार जो है सेशन 2 लेके आया हूँ। सेशन 2 में क्या है? फ्रंट एक्सेल। क्या है? फ्रंट एक्सेल। अब फ्रंट एक्सेल के बारे में हम लोग जानते हैं, तो फ्रंट एक्सेल के बारे में क्या जानते हैं और क्या जानना है? तो फ्रंट एक्सेल के बारे में हम लोग का पहला क्वेश्चन है, एक्सेल का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है। अब एक्सेल जो है, गाड़ी का जो एक्सेल होता है, एक्सेल समझ रहे होंगे, जो धुरा होता है, उसका प्रयोग क्यों किया जाता है? तो पहला क्वेश्चन है, फ्रंट एक्सेल का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है। तो फ्रंट एक्सेल का प्रयोग किसके लिए करते हैं? किसके लिए करते हैं? पहिया या गियर घुमाने के लिए। किसके लिए? पहिया या गियर घुमाने के लिए किया जाता है। पहिया या गियर घुमाने के लिए किया जाता है। पहिया या गियर घुमाने के लिए किया जाता है। पहिया या गियर घुमाने के लिए किया जाता है। तो फ्रंट एक्सेल का प्रयोग क्यों किया जाता है? आप समझ रहे होंगे फ्रंट एक्सेल का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो एक्सेल में पहिया लगा होता है, तो पहिया एवं गियर को घुमाने के लिए दो बातें होती है इसमें। पहली बात यह होती है कि अगर हमारा गति में है गाड़ी, तो एक्सेल में जो है कि पहिया लगा होता है और पहिया घूमता है। और कभी कभी ऐसा होता है जब गाड़ी बंद रहती है तो हमको पहिए को घुमा करके इंजन को स्टार्ट करना होता है। इसीलिए पहिया एवं गियर को घुमाने के लिए जो है एक्सेल का प्रयोग किया जाता है। तो एक्सेल का प्रयोग क्यों किया जाता है? पहिया एवं गियर को घुमाने के लिए, गियर को घुमाने के लिए किया जाता है। पहिया एवं गियर को घुमाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्या है? स्टब एक्सेल एक अर्धवर्ती, स्टब एक्सेल एक मध्यवर्ती डैश जिसे सड़क पहिए और फ्रंट एक्सेल के बीच लगाया जाता है। अब देखिए कि फ्रंट एक्सेल के बीच क्या लगाया जाता है, पहिए और फ्रंट एक्सेल के बीच क्या लगाया जाता है। दिमाग लगाइए आप लोग कि फ्रंट एक्सेल और पहिए के बीच क्या लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? तो क्या लगाया जाता है? तो जब हम लोग को फ्रंट एक्सेल से पहिए को जोड़ना है तो उसके बीच में एक शाफ्ट लगेगा। क्या लगेगा? एक शाफ्ट लगेगा जिससे कि वह जुड़ेगा। उस शाफ्ट का क्या नाम है? तो छोटा शाफ्ट। कैसा शाफ्ट लगेगा? छोटा शाफ्ट। छोटा शाफ्ट लगेगा। छोटा शाफ्ट। छोटा शाफ्ट लगेगा। क्या लगेगा? छोटा शाफ्ट लगेगा। क्या लगेगा? छोटा शाफ्ट लगता है। छोटा शाफ्ट है, यानी क्या? छोटा शाफ्ट है। स्टब एक्सेल एक मध्यवर्ती छोटा शाफ्ट है। क्या है? छोटा शाफ्ट है जिसे सड़क पहिए और फ्रंट एक्सेल के बीच लगाया जाता है। स्टब एक्सेल एक मध्यवर्ती छोटा एक्सेल है। मध्यवर्ती एक छोटा एक्सेल है जिसमें सड़क पहिया और फ्रंट एक्सेल के बीच लगाया जाता है। तो आप समझ रहे होंगे कि फ्रंट एक्सेल और जो है पहिए के बीच क्या लगाया जाता है। तो छोटी शाफ्ट लगाई जाती है। छोटा सा शाफ्ट लगा करके पहिए से एक्सेल को जोड़ा जाता है। तो क्या है? स्टब एक्सेल एक मध्यवर्ती छोटा शाफ्ट है जिसे सड़क पहिए और फ्रंट एक्सेल के बीच लगाया जाता है। क्लियर हो रहा है? उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिजिड एक्सेल बीम एक स्थिर डैश अंग है। रिजिड एक्सेल बीम एक स्थिर क्या है? रिजिड एक्सेल बीम क्या है? रिजिड एक्सेल बीम क्या है? आप बता सकते हैं? संरचनात्मक अंग है। रिजिड एक्सेल बीम क्या है? संरचनात्मक। संरचनात्मक। संरचनात्मक
रिजिड एक्सल बीम एक स्थिर संरचनात्मक अंग है। रिजिड एक्सल क्या है? रिजिड एक्सल बीम एक स्थिर संरचनात्मक अंग है। रिजिड एक्सल बीम एक स्थिर संरचनात्मक अंग है। आप सिर्फ इसको लिखते जाइए और मेरी बातों को बार बार सुनते रहिए और साथ साथ बोलने का प्रयास कीजिए, जिससे कि आपको याद हो जाएगा, निश्चित रूप से याद हो जाएगा। रिजिड एक्सल बीम एक स्थिर संरचनात्मक अंग है। अगला क्वेश्चन क्या है? चार पहिया ड्राइव में मतलब चार पहिया वाला गाड़ी का ड्राइव में फ्रंट एक्सल सड़क पहिए को डैश संचालित करता है। सड़क पहिए को कौन संचालित करता है? कौन संचालित करता है? तो इसको जो है पहिए की शक्ति से संचालित किया जाता है। पहिए की शक्ति से, पहिए की शक्ति संचालित करता है। यानी कि चार पहिए ड्राइविंग में फ्रंट एक्सल सड़क पहिए को शक्ति संचालित करता है। पहिए की शक्ति संचालित करती है। चार पहिए ड्राइविंग में फ्रंट एक्सल पहिए को शक्ति संचालित करता है। पहिए को किस चीज़ से संचालित करता है? पहिए की शक्ति से संचालित करता है। पहिए की शक्ति से संचालित करता है। ओके है। अब अगला क्वेश्चन है, फ्रंट एक्सल किसका बना होता है? फ्रंट एक्सल किसका बना होता है? तो फ्रंट एक्सल जो हमेशा ढलवा लोहा का बना होता है। किसका बना होता है? लोहा का बना होता है। फ्रंट एक्सल किसका बना होता है? तो लोहा का बना होता है। स्ट्रब एक्सल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? स्ट्रब एक्सल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो स्ट्रब एक्सल का जो प्रयोग है पहियों के घूर्णन के लिए किया जाता है। पहियों के घूर्णन के लिए किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इससे पहले का सेशन नहीं देखे हैं, यानी 1 से लेकर के 7 तक, 1 से लेकर 1.1 से लेकर 1.7 तक अगर नहीं देखे हैं तो उसको आप जो है पीछे का वीडियो देखिए और आपको जो है 1 से लेकर 7 यूनिट तक का सारा समस्या समाधान हो जाएगा। अब अगला जो है हम 1.8 में है। फिर से आपको मैं एक बार समझा देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए, पढ़ने लिखने से ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी चीज़ों को बार बार रिवाइज करें। जब बार बार रिवाइज करेंगे तो निश्चित रूप से दिमाग में छपेगा, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब हम पहली बार जाते हैं तो किसी के साथ जाते हैं, लेकिन जब कई बार उस रास्ते में चलते हैं तो हम घर में सोए भी रहते हैं तो हमको पता चल जाता है कि वह रास्ता कितना दूर है, किधर से जाना है, कैसा है, वह रास्ता कैसा है कि नहीं? तो उसी प्रकार से जब चीज़ों को बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको पता चल जाता है कि इस लेसन में क्या है, नहीं है, कैसे है, किस तरह से इसको हैंडल करना है। तो फिर से हम बता दे रहे हैं, जो है एक्सल का प्रयोग पहिया या गियर घुमाने के लिए किया जाता है। एक्सल का प्रयोग पहिया या गियर घुमाने के लिए किया जाता है। एक्सल का प्रयोग पहिया या गियर घुमाने के लिए किया जाता है। ओके हो गया। उसके बाद स्ट्रब एक्सल एक मध्यवर्ती छोटी शाफ्ट है। स्ट्रब एक्सल एक मध्यवर्ती छोटी शाफ्ट है जिसे सड़क पहिए और फ्रंट एक्सल के बीच लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रिजिड एक्सल बीम एक स्थिर संरचनात्मक अंग है। रिजिड एक्सल बीम एक स्थिर जो है संरचनात्मक अंग है। स्थिर संरचनात्मक अंग है। भाइयों, आपको समझ में आ रहा होगा? अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक कीजिए आप, सब्सक्राइब कीजिए आप, ठीक है, और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन है, चार पहिए सड़क में, चार पहिए ड्राइव में फ्रंट एक्सल मतलब आगे का एक्सल सड़क पहियों को शक्ति से संचालित करता है। अगला क्वेश्चन है, फ्रंट एक्सल किसका बना होता है? तो फ्रंट एक्सल लोहे का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रब एक्सल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो स्ट्रब एक्सल का प्रयोग पहिया के घूर्णन के लिए किया जाता है। स्ट्रब एक्सल का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो पहिया के घूर्णन के लिए किया जाता है स्ट्रब एक्सल का प्रयोग। उम्मीद करते हैं कि आपको यह सेशन समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अगले सेशन की ओर।
अब लेसन 1.9 है। लेसन 1.9 में क्या है? 1.9 में है स्टीयरिंग प्रणाली। क्या है? स्टीयरिंग प्रणाली। अब स्टीयरिंग प्रणाली के बारे में हम विशेष रूप से समझेंगे। स्टीयरिंग तो आप लोग समझ रहे होंगे, गाड़ी का आगे का भाग होता है, जिससे कि हैंडल जिसको कहते हैं आप लोग अपनी भाषा में, उसी को हम स्टीयरिंग बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? स्टीयरिंग। अब स्टीयरिंग सिस्टम में क्या होता है? स्टीयरिंग प्रणाली के अंतर्गत जितने भी प्रश्न उत्तर आपके एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, उसको हम देखते हैं। स्टीयरिंग का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है। अब स्टीयरिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो पहले ही हम बताएं, गाड़ी को इधर उधर मोड़ने के लिए किया जाता है। गाड़ी को इधर उधर मोड़ने के लिए किया जाता है। तो क्वेश्चन को आप लोग लिखते भी रहिए कि स्टीयरिंग सिस्टम का प्रयोग क्यों किया जाता है? पहियों के कोण को बदलने के लिए। पहियों के कोण को बदलने के लिए किया जाता है। स्टीयरिंग का प्रयोग पहियों के कोण को बदलने के लिए किया जाता है। स्टीयरिंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पहियों के कोण को बदलने के लिए, यानी एंगल को बदलने के लिए, दिशा को बदलने के लिए किया जाता है। स्टीयरिंग का प्रयोग पहियों के कोण को बदलने के लिए किया जाता है। स्टीयरिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? पहियों के कोण को बदलने के लिए किया जाता है। स्टीयरिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो पहियों के कोण को बदलने के लिए किया जाता है। स्टीयरिंग गियर के डैश मुख्य कार्य हैं। अब स्टीयरिंग गियर के क्या कार्य हैं? अगर स्टीयरिंग गियर का कार्य का किया जाए तो स्टीयरिंग गियर के मुख्यतः दो कार्य हैं। कितने कार्य हैं? दो कार्य हैं। स्टीयरिंग गियर के मुख्यतः दो कार्य हैं। स्टीयरिंग गियर के दो मुख्य कार्य हैं। स्टीयरिंग गियर के कितने मुख्य कार्य हैं? दो मुख्य कार्य हैं। स्टीयरिंग गियर के कितने कार्य हैं? दो मुख्य कार्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टीयरिंग व्हील की डैश को ड्रैग लीग की डैश से बदल देती है। यानी कि स्टीयरिंग गियर जो है स्टीयरिंग व्हील को घूर्णन गति क्या करता है? घूर्णन गति, है ना, घूर्णन गति को, यानी कि स्टीयरिंग व्हील को व्हील की घूर्णन गति को ड्रैग लीग यानी खींच करी की डैश से बदल देती है। क्या करती है? बदल देती है, यानी पश्चाग्र कर देती है। क्या कर देती है? पश्चाग्र कर देती है। पश्चाग्र यानी रेसिप्रोकेट। रेसिप्रोकेट से बदल देता है। रेसिप्रोकेट गति को बदल देता है। गति से बदल देता है। कहने का मतलब स्टीयरिंग व्हील को घूर्णन गति को ड्रैग लीग की पश्चाग्र, यानी कि पश्चाग्र कहने का मतलब है रेसिप्रोकेट गति से बदल देती है। रेसिप्रोकेट गति में बदल देती है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। ऑटोमोबाइल में कई प्रकार के स्टीयरिंग डैश प्रणाली उपयोग में लाई जाती है। ऑटोमोबाइल के कई प्रकार के स्टीयरिंग गियर प्रणालियाँ उपयोग में लाई जाती है। क्या होगा? गियर प्रणाली उपयोग में लाई जाती है। ऑटोमोबाइल में कई प्रकार के स्टीयरिंग गियर प्रणाली उपयोग में लाई जाती है। ऑटोमोबाइल के कई प्रकार स्टीयरिंग गियर प्रणाली में उपयोग लाई जाती है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा तो टेंशन नहीं लेना, मैं जब तक हूँ आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। मैं आपके साथ हूँ, मतलब सभी समस्या का समाधान यहीं पे होगा। तो हम लोग फिर से इसको रिवाइज कर लेंगे। हम लोग क्या कह रहे हैं? स्टीयरिंग का प्रयोग
स्टीयरिंग का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है। तो स्टीयरिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? स्टीयरिंग का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है। तो पहियों के कोण को बदलने के लिए किया जाता है। पहियों के कोण को बदलने के लिए किया जाता है। स्टीयरिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो पहियों के कोण को बदलने के लिए किया जाता है। स्टीयरिंग गियर के डैश मुख्य कार्य हैं। स्टीयरिंग गियर के 2 मुख्य कार्य हैं। स्टीयरिंग गियर के डैश मुख्य कार्य हैं। तो कितने मुख्य कार्य हैं? 2 मुख्य कार्य हैं। स्टीयरिंग व्हील को मतलब पहिया को घूर्णन गति ड्रैग लीग की पश्चाग्र गति से बदल देती है, पश्चाग्र गति में बदल देती है। ओके है। ऑटोमोबाइल में कई प्रकार के स्टीयरिंग डैश प्रणाली उपयोग में लाए जाते हैं। यानी कि ऑटोमोबाइल वाहन जो होता है उसमें कई प्रकार के स्टीयरिंग गियर प्रणालियां उपयोग की जाती है। ओके है। अगला क्वेश्चन है स्टीयरिंग का मुख्य प्रकार है। स्टीयरिंग का मुख्य प्रकार क्या है? वर्म एंड सेक्टर। दूसरा क्या है? वर्म एंड व्हील। तीसरा क्या है? रैक एंड पिनियन। ये सभी स्टीयरिंग का मुख्य प्रकार है। पावर स्टीयरिंग का प्रयोग होता है। पावर स्टीयरिंग आप सुने होंगे, आजकल के वाहनों में पावर स्टीयरिंग आ रहा है। तो पावर स्टीयरिंग का प्रयोग होता है। पावर स्टीयरिंग का प्रयोग कहाँ होता है? तो बलून टाइप टायर के साथ होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको यह समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो वीडियो को पॉज करके पीछे करके फिर से आप सुने, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा और इसका नोट्स बनाते जाएं। मैं अब अगले सेशन में चलता हूं। तो आप लोग के बीच आ गया लेसन 1.10 यानी 1.10 पश्च धुरा का मतलब यह होता है पीछे का धुरा। पहले हम लोग आगे का धुरा पढ़े हैं, अब हम लोग पीछे का धुरा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पीछे का धुरा क्या है? पीछे का धुरा, अगर पिछला सेशन आप लोगों को समझ में आया हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। ठीक है। और मैं विशेष नहीं कुछ कहना चाहता हूं। आप अगर मुझे प्रोत्साहित करते हैं तो मैं आगे भी आपको वीडियो बनाकर देता रहूँगा। ओके। तो मैं चलता हूँ पास्ट धुरा क्या है? तो इसके रिलेटेड जितना भी प्रश्न है उस पर बात करते हैं। रियर एक्सल का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है। यानी क्या? पास्ट धुरा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पीछे का धुरा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो आप जानते हैं कि प्रोपेलर शाफ्ट के सहारे आगे से इंजन की शक्ति को पीछे के पहिए में भेजा जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो है शक्ति को पिछले पहिए तक पहुंचाते हैं। क्या करते हैं? शक्ति को पिछले पहिए तक पहुंचाते हैं। पिछले पहिए तक पहुंचाते हैं। ठीक है। अब कौन सी है? रियर एक्सल का प्रयोग जो है शक्ति को पिछले पहिए तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। रियर एक्सल का प्रयोग शक्ति को पिछले पहिए तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। रियर एक्सल का प्रयोग शक्ति को पिछले पहिए तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। आप लोगों को लगता हो कि बार बार हम पीछे क्यों जाते हैं? एक्चुअल में वीडियो मोबाइल से बनाते हैं तो यह लगता है कभी कभी कि ऐसा ना हो कि बीच में वीडियो ही बंद हो जाए, इसलिए हम बीच बीच में देखते रहते हैं। तो चलिए, इसके लिए घबराना नहीं है। जैसा साधन है वैसे ही साधन में हम लोगों को अच्छा करके दिखाना है और ऑटोमोटिव का नाम रोशन करना है पूरे झारखंड में, व्यावसायिक के क्षेत्र में। ठीक है। तो आप लोग देखिए कि इसमें जो है कि सबसे ज़्यादा नौकरी है, क्योंकि ऑटोमोबाइल यानी वाहन, बिना वाहन का कोई कार्य नहीं हो सकता है। तो यानी कि जीवन में
जब भी हमको कुछ करना होगा तो उसके लिए आज के डेट में गाड़ी की आवश्यकता होती है। तो गाड़ी खराब होगी ही, उसको ठीक करवाना ही है। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में गाड़ी का आविष्कार होते रहेगा, गाड़ी बनते रहेंगे और आपके लिए नौकरी का कोई दिक्कत नहीं है, अंबार लगा हुआ है। बस आप पढ़ लीजिए, सीख लीजिए, समझ लीजिए, निश्चित रूप से आपको नौकरी मिलेगी। तो चलते हैं। रियर एक्सल का प्रयोग शक्ति को पिछले पहिए तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। तो इंजन की शक्ति को, किसकी शक्ति को पिछले पहिए तक पहुंचाते हैं? इंजन की शक्ति को पहुंचाते हैं। किसकी शक्ति को? इंजन की शक्ति को। अब अगला क्वेश्चन है, क्राउन व्हील के चाल, क्राउन व्हील के चाल, क्राउन व्हील के चाल डैश की जाती है। अब क्राउन व्हील के चाल को क्या किया जाता है? क्राउन व्हील के चाल को क्या किया जाता है? क्राउन व्हील के चाल को क्या किया जाता है? क्राउन व्हील के चाल को विभेदक की जाती है। क्या की जाती है? विभेदक की जाती है। क्राउन व्हील के चाल को विभेदक की जाती है। विभेदक की जाती है। क्राउन व्हील के चाल को विभेदक की जाती है। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब आप इस लेसन को पूरी तरह से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से पता चलेगा विभेदक क्या है और क्राउन व्हील क्या है। क्राउन व्हील के चाल विभेदक की जाती है। क्राउन व्हील के चाल को विभेदक की जाती है। क्राउन व्हील के चाल को विभेदक की जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाइपोड गियर। हाइपोड गियर व्यापक रूप से डैश के लिए उपयोग किया जाता है। तो क्या है क्वेश्चन कि हाइपोड गियर को व्यापक रूप से किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो हाइपोड गियर को व्यापक रूप से अंतिम ड्राइव के लिए किया जाता है। अंतिम ड्राइव के लिए किया जाता है। हाइपर गियर व्यापक रूप से अंतिम ड्राइव के लिए उपयोग किया जाता है ना। हाइपर गियर का प्रयोग अंतिम रूप से क्या किया जाता है? ड्राइव के लिए उपयोग किया जाता है। हाइपर गियर का व्यापक रूप से अंतिम ड्राइव के लिए प्रयोग किया जाता है। अंतिम ड्राइव के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्या है क्वेश्चन आप लोगों के बीच? फाइनल ड्राइव का उपयोग, फाइनल ड्राइव का कार्य यानी कि फाइनली जो है ड्राइव चलाने का कार्य, फाइनल ड्राइव का कार्य डैश को अस्थायी रूप से डैश करने और चाल को 90 डिग्री की दिशा पर परिवर्तित करता है। तो सबसे पहले फाइनल ड्राइव का उपयोग किसके लिए? फाइनल ड्राइव का उपयोग गति को अस्थायी रूप से, फाइनल ड्राइव का कार्य गति को अस्थायी रूप से क्या करता है? लघुकरण। क्या करता है? लघुकरण क्या करता है? लघुकरण करने और चाल को 90 डिग्री की दिशा पर परिवर्तित करना है। चाल को 90 डिग्री की दिशा पर परिवर्तित करना है। दिशा पर परिवर्तित करता है। क्या करता है? परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन क्या है? ब्रेक लेस नापी जाती है। तो बैकलेस किससे मापी जाती है? तो फीलर गेज द्वारा मापी जाती है। बैकलेस को किसके द्वारा मापी जाती है? फीलर गेज के द्वारा मापी जाती है। बैकलेस को किसके द्वारा मापी जाती है? फीलर गेज को मापी जाती है। इधर जो 3 क्वेश्चन आपका है काफ़ी वीवीआई है। बैकलेस मापी जाती है फीलर गेज द्वारा। बैकलेस मापी जाती है फीलर गेज के द्वारा। गियर एक्सल शाफ्ट अपनी केसिंग में किसकी सहायता से फिट करती है? रियर एक्सल शाफ्ट अपनी केसिंग में किसकी सहायता से फिट करती है? कहने का मतलब जो रियर एक्सल है शाफ्ट अपनी केसिंग में
किसकी सहायता से फिट करता है? जब भी किसी शाफ्ट को हम फिट करते हैं तो उससे पहले उसमें बेरिंग लगा देते हैं, क्योंकि वह घूमने वाला है। जब बेरिंग लगा देंगे तो यह स्मूथली घूमेगा। क्या होगा? बेरिंग लगा देंगे तो स्मूथली घूमेगा। किसी भी चीज़ को जब हम एक दूसरे पर चलाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग बेरिंग का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, पिछले पहिए को जैक पर उठाने पर यदि पहिए घुमाए जाएँ तो। अब सोचिए कि जब कोई भी वाहन पंक्चर हो गया है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? पहले जैक से उठाते हैं। जैक से उठाने के बाद जब पहिया को खोलते हैं तो वह पहिया किस किस दिशा में घूम सकता है? तो कहता है एक दिशा में घूम सकता है, विपरीत दिशा में घूम सकता है, और घूमते नहीं हैं। घूमते नहीं है, ऐसा हो सकता है कि नहीं घूमेगा, उपयोग में से कोई नहीं। इसका मतलब विपरीत दिशा में घूमते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब हमारा गाड़ी पंक्चर हो जाता है, जैक लगाकर उसको उठाते हैं, उठाने के बाद घुमाने का प्रयास करते हैं तो वह विपरीत दिशा में घूमता है। किस दिशा में घूमता है? विपरीत दिशा में घूमता है। उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आया होगा। नहीं भी समझ में आया तो टेंशन नहीं लेना है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक भेजिए। मैं फिर से आपको इसको बता देता हूँ। रियर एक्सल का प्रयोग शक्ति को पिछले पहिए तक पहुँचाने के लिए किया जाता है। रियर एक्सल का प्रयोग शक्ति को पिछले पहिए तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। रियर एक्सल का प्रयोग शक्ति को पिछले पहिए तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। रियर एक्सल का प्रयोग शक्ति को पिछले पहिए तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। क्राउन व्हील के चाल विभेदक की जाती है। क्राउन व्हील के चाल को विभेदित की जाती है। क्राउन व्हील के चाल को विभेदित की जाती है। हाइपोइड गियर व्यापक रूप से अंतिम ड्राइव के लिए उपयोग किया जाता है। क्राउन ड्राइव का कार्य गति को अस्थायी रूप से लघुकरण करने और चाल को 90 डिग्री की दिशा में परिवर्तन करता है। बैकलेस मापी जाती है। बैकलेस फीलर गेज के द्वारा 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 मापी जाती है। उसके बाद रियर एक्सल सॉफ्ट अपनी केसिंग में किसकी सहायता से फिट होता है? कोई भी जो है एक्सल में किसकी सहायता से फिट होगा? तो बेरिंग की सहायता से फिट होगा। उसके पिछले पहियों को गेज पर उठाने पर, जैक से उठाने पर, पिछले पहियों को जैक से उठाने पर यदि पहिए घुमाए जाएं तो वो किस दिशा में घूमेगा? तो विपरीत दिशा में घूमेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। हम चलते हैं अगले सेशन की ओर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसका नोट्स बना लीजिए। देखिए, अगला जो यूनिट है आप लोग का 10वीं कक्षा का, वो यूनिट है सस्पेंशन सिस्टम। अब सस्पेंशन सिस्टम के अंतर्गत हम लोग को देखना है कि क्या होता है। मूलतः आप लोग सस्पेंशन सिस्टम को समझ रहे होंगे। सस्पेंशन सिस्टम जो है एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कि रोड के झटके को जो है कि गाड़ी के स्प्रिंग द्वारा या शॉकर द्वारा सहा जा सकता है। इसी को सस्पेंशन सिस्टम कहते हैं। इसके बारे में विशेष हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है, सस्पेंशन प्रणाली एक विशेष सड़क की हालात से उत्पन्न डैश के प्रभाव को कम करता है। अब सस्पेंशन प्रणाली एक विशेष सड़क की हालात से उत्पन्न क्या उत्पन्न होगा? क्या उत्पन्न होगा? संघात उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? संघात के प्रभाव को कम करता है तथा वाहन में सवारी कर रहे व्यक्ति के लिए एक उम्मीद है कि आवाज़ अच्छे से जा रहा होगा। एक व्यक्ति के लिए एक सुरक्षित, क्या है? सुरक्षित
एक सुरक्षित ड्राइविंग प्रदान करता है। कहने का तात्पर्य यह है छात्रों कि सस्पेंशन प्रणाली एक विशेष सड़क की हालात में उत्पन्न संघात के प्रभाव को कम करता है। यानी कि सड़क में जो जर्क है, जो झटके हैं, जो ठोकर हैं, जो आप बोलते हैं कि रोड खराब है, उससे जो उत्पन्न होती है संघात के प्रभाव को कम करता है। यानी क्या, जो जर्क है उसके प्रभाव को सस्पेंशन के द्वारा कम किया जाता है और तथा वाहन में सवारी कर रहे व्यक्तियों के लिए एक सुरक्षित ड्राइव प्रदान करता है। यानी कि अगर शॉकर नहीं होगा, मान लीजिए आप टेलर में बैठ गए, ट्रैक्टर का टेलर में, उसमें शॉकर नहीं होता है, जैसे ही जर्क आएगा आपको उठा के पटक देगा। लेकिन वाहन में जो 4 पहिए वाहन है जिसमें सस्पेंशन सिस्टम लगा हुआ है, शॉकर लगा हुआ है, उसमें ऐसा नहीं होता है। ठीक है। ब्रेक लगाने पर वाहन आगे की ओर गोता खाती है। यानी वाहन जब ब्रेक जब लगता है तो हम जब बैठे रहते हैं तो आगे की ओर झटका लग जाता है, आगे की ओर झटका लग जाता है तथा इस प्रवृत्ति को डैश कहा जाता है। अब सोचिए कि ब्रेक लगाते हैं और आगे की ओर झटका मार देता है तो इससे क्या होता होगा। तो क्या होता होगा इसमें, ब्रेक लगाने पर वाहन डैश और गोता खाने, अच्छा ये क्वेश्चन था आपका, ब्रेक लगाने पर वाहन आगे की ओर गोता खाती है तथा इस प्रवृत्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग इसको बोलते हैं डिपिंग। क्या बोलते हैं, डिपिंग। क्या बोलते हैं, डिपिंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, डिपिंग। कहने का मतलब ब्रेक लगाया और आगे की ओर हम लोग झुक गए, इस प्रवृत्ति को क्या बोलेंगे, डिपिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिपिंग बोलेंगे। क्लियर है। 1 सेकंड लग रहा है कि आवाज़ नहीं जा रहा, हम चेक कर लेते हैं माइक को। क्लियर है, अब आवाज़ जा रही होगी अच्छे से। अगला जो क्वेश्चन है आपका, ब्रेक लगाने पर वाहन डैश और गति खाती है, गोता खाती है। अब ब्रेक लगाने पर वाहन किस ओर गोता खाती है, तो ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन है आपका उसमें क्लियर हो रहा है कि वाहन जब ब्रेक लगाएगा तो किस ओर गोता खाएगा। तो आप पहले ही पूरे पढ़े हैं, ब्रेक लगाने पर वाहन आगे की ओर, किस ओर, आगे की ओर गोता खाती है तथा इस प्रवृत्ति को डॉपिंग कहा जाता है। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर तीसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब है संप्रेषण एक परिभाषित शब्द है। संप्रेषण एक परिभाषित शब्द है। संप्रेषण क्या है, एक परिभाषित शब्द है जिसका अभिप्राय डैश धक्का स यानी शॉक ऑब्जर्वर डैश से है, जो वाहन को सदैव पहियों में संयोजित करता है। कहने का तात्पर्य यह है, संप्रेषण एक परिभाषित शब्द है। संप्रेषण एक परिभाषित शब्द है जिसका अभिप्राय, इसका अभिप्राय क्या होता है, इसका अभिप्राय क्या होता है, तो इसका अभिप्राय स्प्रिंग होता है। क्या होता है, स्प्रिंग होता है। इसका अभिप्राय स्प्रिंग होता है। अभिप्राय स्प्रिंग धक्का शॉक ऑब्जर्वर डैश से है, किससे है, किससे है, योजक से है। किससे है, योजक से है। योजक किससे है, योजक से है, जो वाहन को सदैव पहियों में संयोजित करते हैं। कहने का मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, समझने में दिक्कतें आ रही होगी, लेकिन समझने का प्रयास कीजिए कि संप्रेषण एक परिभाषित शब्द है। संप्रेषण अपने आप में एक परिभाषित शब्द है जिसका अभिप्राय क्या होता है, स्प्रिंग होता है। क्या होता है, अभिप्राय स्प्रिंग होता है। मतलब संप्रेषण का मतलब ही होता है स्प्रिंग,
और स्प्रिंग क्या है, धक्का सहयोजक है। मतलब स्प्रिंग क्या करता है, धक्का को सह सकता है, जो वाहन को सदैव पहियों में संयोजित रहने देता है। क्लियर है। अब है शॉक एब्जॉर्बर और स्ट्रेट वाहन के पहियों के डैश स्थापित होते हैं। अब शॉक एब्जॉर्बर और स्ट्रेट वाहन के पहियों के डैश क्या है, स्थापित होते हैं। क्या स्थापित होते हैं, तो इसमें जो है पीछे स्थापित होते हैं। कहाँ होते हैं, पहियों के पीछे स्थापित होते हैं। शॉक एब्जॉर्बर कहाँ होता है, स्टंट वाहन के पहिए के पीछे होता है, पहिए के पीछे लगा होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लिप स्प्रिंग बनी होती है। अब लिप स्प्रिंग क्या चीज़ से बनी होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिप स्प्रिंग बनी होती है कास्ट आयरन का नहीं, एलॉय स्टील का नहीं, स्प्रिंग स्टील का। देखिए एक स्टील होता है स्प्रिंग स्टील, स्प्रिंग स्टील का बना होता है लिप स्प्रिंग। नाम ही है लिप स्प्रिंग और बना होता है जो है स्प्रिंग स्टील का। किसका बना होता है, स्प्रिंग स्टील का। इसमें जंग नहीं लगता है। एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं कि जो है सस्पेंशन प्रणाली एक विशेष सड़क की हालात से उत्पन्न होता है। जो है सस्पेंशन प्रणाली एक विशेष सड़क की हालात से उत्पन्न होता है, यानी रोड में जर्किन रहेगा तब ये उत्पन्न होगा। उत्पन्न संसाध के प्रभाव को कम करता है ना, संघात के प्रभाव को कम करता है तथा वाहन में सवारी कर रहे व्यक्ति के लिए एक सुरक्षित ड्राइविंग प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, सुरक्षित ड्राइविंग प्रदान करता है। ब्रेक लगाने पर वाहन आगे की ओर गोता खाता है। ब्रेक लगाने पर वाहन में जो बैठे सवारी हैं वो आगे की ओर गोता खाते हैं तथा इस प्रवृत्ति को डिपिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ड्रिपिंग कहा जाता है। अब देखिए ब्रेक लगाने पर वाहन आगे की ओर गोता खाती है तथा इस प्रवृत्ति को डिपिंग कहा जाता है। इस प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है, डिपिंग कहा जाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। संप्रेषण एक परिभाषित शब्द है। संप्रेषण एक परिभाषित शब्द है जिसका अभिप्राय स्प्रिंग धक्का सहना शॉक एब्जॉर्बर योजक से है, जो वाहन को सदैव पहियों से संयोजित रखते हैं। सदैव पहियों से संयोजित रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शॉक एब्जॉर्बर और स्ट्रेट वाहन के पहियों के पीछे लगा होता है, पीछे स्थापित होता है। कहाँ स्थापित होता है, पीछे स्थापित होता है। अगला क्वेश्चन, लिप स्प्रिंग बनी होती है। लिप स्प्रिंग जो है स्प्रिंग स्टील की बनी होती है। इसको आप लिख लीजिए बोर्ड पर और बार बार सुनने का प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से आपको याद होगा। हमारा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए जो है कि बोलने में परेशानी हो रही है। आप चीज़ों को समझिए और इसको लिखिए और बार बार इसको सुनिए, 1 से 2 बार सुनिएगा, निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा। हम चलते हैं अगले सेशन की ओर। अगला सेशन है 11 हो गया या 12 है। अब जो है हमारा पहिया और टायर, क्या है, पहिया और टायर। अब पहिया और टायर आप लोग समझ ही रहोगे, पहिया क्या है, टायर क्या है, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसमें को प्रश्न उत्तर करते हैं और आप लोग देखते जाइए, उम्मीद है कि मज़ा आएगा। अब क्या है, ट्यूब टायर डैश टायर होता है। अब ट्यूब टायर कौन सा टायर होता है, दिमाग लगाइए। ट्यूब जिसमें लगा होता है उस टायर को क्या कहते हैं, जिस टायर में ट्यूब लगा होता है उस टायर को क्या कहते हैं, तो पारंपरिक टायर कहते हैं। क्या बोलते हैं, कैसा टायर बोलते हैं, पारंपरिक टायर बोलते हैं। जिस ट्यूब में टायर लगा होता है, यानी ट्यूब वाला टायर। अभी देखिए क्या है, ट्यूबलेस भी चल रहा है जिसमें कि ट्यूब नहीं होता है। ये जो है
ट्यूब के साथ टायर है उसको पारंपरिक टायर कहते हैं। ट्यूब टायर को कौन सा टायर कहते हैं? पारंपरिक टायर कहते हैं। ट्यूब टायर को कौन सा टायर कहते हैं? पारंपरिक टायर कहते हैं। अगला है टायर को पहिए के रिम पर डैश जाता है। अब टायर को पहिए के रिम पर मढ़ा जाता है या चढ़ाया जाता है, आप लोग के भाषा में मढ़ा जाता है ना। टायर को पहिए के रिम पर मढ़ा जाता है। टायर को पहिए के रिम पर मढ़ा जाता है। बिना ट्यूब के और ट्यूब टायर को, बिना ट्यूब के और ट्यूब टायर को डैश टायर कहा जाता है। अब जिसमें ट्यूब नहीं है और उसके बाद जिसमें ट्यूब है उसको क्या कहा जाता है? क्या कहिएगा उसको? जिसमें ट्यूब है और जिसमें ट्यूब नहीं है, अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो इसको वायवीय टायर कहते हैं। कौन सा टायर कहते हैं? वायवीय। वायवीय टायर कहते हैं। कौन सा टायर कहते हैं? जिसमें बिना ट्यूब के और ट्यूब टायर को, मतलब जिसमें ट्यूब नहीं है और जिसमें ट्यूब टायर है, कहने का मतलब बिना ट्यूब के और ट्यूब टायर को वायवीय टायर कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ठोस टायर में ना तो डैश टायर के अंदर भरी जाती है और ना ही टायर के अंदर कोई डैश होता है। क्या कहना चाह रहा है? ठोस टायर में ना तो टायर के अंदर भरी जाती है। अब ठोस टायर में ना तो क्या भरी जाती है? ठोस टायर में ना तो हवा भरी जाती है। ठोस टायर में हम लोग हवा नहीं भर सकते हैं क्योंकि वह ठोस है। ठोस टायर में ना तो हवा टायर के अंदर भरी जाती है और ना ही टायर के अंदर कोई ट्यूब होता है। ना ही टायर के अंदर कोई ट्यूब होता है ना। यानी जब टायर ठोस होगा तो उसमें ना ही ट्यूब होगा और ना ही, ठीक है, ठोस टायर के में ना तो हवा टायर के अंदर भरी जाती है। अगर टायर ठोस है तो उसमें हवा नहीं भरी जाएगी। और अगर टायर के अंदर कोई ट्यूब होती है, ना ही ट्यूब होती है, जब ना ट्यूब होगा और टायर ठोस होगा तो उसमें समझिए हवा कैसे भरा जाएगा। ठोस चीज़ में, सॉलिड चीज़ में इसमें हवा भरना चाहेंगे, भरेगा? ये ठोस है, इसमें हवा नहीं भरेगा। उसी प्रकार से बच्चे लोग का साइकिल में आप लोग देखे होंगे आजकल एक फोम वाला टायर आया जिसमें कि हवा नहीं भरा जाता है, वो ठोस टायर है ना। उसमें क्या होता है, आपको ये जैसे कि बैलगाड़ी वगैरह में रबड़ का टायर चढ़ा दिया जाता है, उसमें हवा नहीं भरा जाता है, तो वो ठोस टायर हो गया। ठेले के टायर में उसमें गोटी गोटी वाला टायर चढ़ा होता है, उसमें हवा नहीं भरा जाता है। क्लियर है? उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अब ऑटोमोबाइल वाहनों में पहियों की संख्या आधारित होती है। ऑटोमोबाइल जो बना है उसमें पहिया किस आधार पर लगाया जाता है? तो पहिया वाहन की कीमत पर, देखिए वाहन की कीमत पर पहिया का कोई आकलन नहीं किया जा सकता है। इंजन की क्षमता पर, इंजन की क्षमता से भी टायर का कोई लेना देना नहीं है। वाहन के भार पर निश्चित रूप से अगर वजनी सामान लेकर के जाना है तो उसमें टायर की संख्या बढ़ानी होगी, क्योंकि लोड जो है डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से हो पाए। ठीक है ना, इसके लिए टायर के भार पर निर्भर करता है कि ऑटोमोबाइल वाहनों में पहियों की संख्या कितनी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, टायरों की हवा मापी जाती है। अब टायर की हवा कैसे मापी जाती है? तो टायर की हवा जो है फीलर गेज नहीं, प्रेशर गेज के द्वारा टायर की हवा मापी जाती है। किसके द्वारा? प्रेशर गेज के द्वारा। टेम्परेचर गेज के द्वारा इनमें से सभी नहीं, प्रेशर गेज के द्वारा टायर की हवा मापी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पहिए का बाहरी वृत्ताकार भाग क्या कहलाता है जिस पर टायर फिट किया जाता है? अच्छा, पहिए का बाहरी वृत्ताकार भाग क्या कहा जाता है जिस पर टायर चढ़ाते हैं? तो टायर किस पर लगता है? रिम पर लगता है, हम लोग जानते हैं रिम पर लगता है, ट्यूब पे कभी लगता नहीं। ये दोनों इनमें से कोई नहीं, रिम पर। फिर से आप समझ लीजिए इस लेसन को उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आया भी होगा। एक बार हम फिर से रिवाइज करवा देते हैं।
ट्यूब टायर जिसमें कि ट्यूब और टायर दोनों हो, उसको क्या कहते हैं? पारंपरिक टायर कहते हैं। जिसमें ट्यूब भी हो और टायर भी, उसको कौन सा टायर कहते हैं? पारंपरिक टायर कहते हैं। ट्यूब टायर को पारंपरिक टायर कहते हैं। ट्यूब टायर को पारंपरिक टायर कहते हैं। ओके है। टायर को पहिए के रिम पर मढ़ा जाता है, यानी टायर को पहिए के रिम पर चढ़ाया जाता है। टायर को कहाँ लगाइएगा? तो पहिए के रिम पर। टायर को कहाँ लगाइएगा? तो पहिए के रिम पर चढ़ाया जाता है या मढ़ा जाता है। ओके। अगला है बिना ट्यूब के और ट्यूब टायर को, मतलब जिसमें ट्यूब ना हो और जिसमें ट्यूब हो, ऐसे टायर को हम लोग क्या कहते हैं? वायवीय टायर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वायवीय टायर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वायवीय टायर कहा जाता है। ओके है। ट्यूब टायर और ट्यूब टायर को वायवीय टायर कहा जाता है। ठोस टायर में ना तो जो टायर ठोस होगा, ना तो हवा भरी जा सकती है, ना तो टायर के अंदर भरी जा सकती है, और ना ही टायर के अंदर कोई ट्यूब होता है। यानी कि जो ठोस टायर है उसके अंदर ना तो हवा भरी जाती है और ना ही टायर के अंदर कोई ट्यूब होता है। ना ट्यूब होता है ना हवा भरी जाती है। ट्यूब होता तब ना हवा भरा जाता। ट्यूब है ही नहीं तो हवा भरने की क्या जरूरत है। ओके है। अगला है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए कि आपके भी दोस्त जो है इसको पढ़ के पास हो पाए। अगला क्या है? ऑटोमोबाइल वाहनों में पहियों की संख्या आधारित है। ऑटोमोबाइल वाहनों में पहियों की संख्या किस पर आधारित होती है? तो कोई भी गाड़ी में पहिया की संख्या कितनी लगानी है, यह इस पर डिपेंड करता है उसमें कितनी भारी सामान को ढोनी है, हमें कितना वजनदार सामान एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है। तो उसके जो है वाहन के भार पर निर्भर करेगा कि हमको ऑटोमोबाइल में कितना पहिया लगाना है। ओके है। टायरों की हवा मापी जाती है। टायरों की हवा किससे मापेंगे आप? प्रेशर गेज द्वारा। टायरों की हवा किससे मापेंगे? प्रेशर गेज द्वारा। टायरों की हवा किससे मापेंगे? प्रेशर गेज द्वारा। पहियों का बाहरी वृत्ताकार भाग क्या कहलाता है जिस पर टायर फिट किया जाता है? पहियों का बाहरी वृत्ताकार भाग क्या कहलाता है जिस पर टायर फिट किया जाता है? तो टायर किस पर फिट किया जाता है? रिम पर फिट किया जाता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम अगले सेशन की ओर चलते हैं और इस लेसन को धीरे धीरे कंप्लीट करते हैं। ये अगला लेसन है आप लोग का और सबसे मज़ेदार लेसन है 1.3 ब्रेक के बारे में आप लोग बहुत कुछ जानते हैं पहले से, है ना। तो अब हम लोग ब्रेक के बारे में ख़ास तौर पे बात करते हैं कि ब्रेक में किस किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में, परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो अब हम लोग चलते हैं ब्रेक की ओर, देखते हैं ब्रेक को। तो ब्रेक का प्रयोग वाहन को डैश के लिए किया जाता है। अब देखिए ये बात तो कॉमन सेंस वाली बात है। ब्रेक का प्रयोग क्यों किया जाता है वाहन में? रोकने के लिए। ब्रेक का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो रोकने के लिए। किसके लिए? रोकने के लिए। ब्रेक का प्रयोग क्यों किया जाता है वाहन में? रोकने के लिए। ब्रेक का प्रयोग क्यों किया जाता है वाहन में? सिर्फ आप सुनते रहिए, याद तो होना ही होना है। मैं इतनी दफ़ा चीज़ों को बोल दूंगा कि आपको निश्चित रूप से याद होगा। अगर आपको लग रहा है कि हमको याद हो रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लाइक करते हैं तो हमको प्रोत्साहन मिलता है और हम आगे भी वीडियो बनाने में बहुत खुशी होती है कि हमारे छात्र जो हैं देख रहे हैं, वीडियो को समझ रहे हैं, है ना। तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए कि आप भी पास करें और आपके दोस्त भी पास कर सके। तो ब्रेक का प्रयोग वाहन को रोकने के लिए किया जाता है। ब्रेक का प्रयोग क्यों किया जाता है? वाहन को रोकने के लिए। ब्रेक का प्रयोग क्यों किया जाता है? वाहन को रोकने के लिए। अब क्या है? ब्रेक को कम से कम संभव और डैश में वाहन को रोक देना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रेक को कम से कम क्या है? ब्रेक को क्या करना चाहिए? कम से कम संभव, अच्छा, ब्रेक को कम से कम संभव समय, ब्रेक को कम से कम संभव समय और ब्रेक को कम से कम संभव समय और दूरी में वाहन को रोक देना चाहिए। इसका कारण ये है कि जब वाहन चलती है तो इंजन भी गर्म होता है और टायर भी गर्म होता है, और ब्रेक जो लगने का सिस्टम है, बार बार चलते चलते जो ब्रेक लगता है उससे ब्रेक भी हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, जिससे कि वाहन में आग लगने की संभावना होता है।
इसलिए आप जब अधिक दूरी तक तय करते हैं, कभी भी ब्रेक के पोजीशन को, यहाँ जो चीज़ घूम रहा है टायर के पोजीशन के अंदर जो है, आप देखिएगा छू करके काफ़ी गर्म हो जाता है। इसलिए वाहन को बहुत लंबे समय तक नहीं चलाना चाहिए। जब वाहन को हम चला रहे हैं तो ब्रेक को कम से कम संभव समय और दूरी में वाहन को रोक देना चाहिए। ब्रेक को कम से कम संभव प्रयोग करना चाहिए और लंबी दूरी नहीं चलनी चाहिए। इससे क्या होता है, गर्म होने की संभावना होती है। तो क्या था क्वेश्चन, ब्रेक को कम से कम संभव समय और दूरी में वाहन को रोक देना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्रेक को डैश या डैश सड़कों पर सामान्य रूप से अच्छी तरह से काम कराना चाहिए। अच्छा, ब्रेक को क्या है, ब्रेक को उचित, ब्रेक को उचित, ब्रेक को उचित या खराब, उचित या खराब, ठीक है, उचित या खराब सड़कों पर सामान्य रूप से अच्छी तरह से काम करना चाहिए। अगर अच्छी रोड नहीं है, सड़क अच्छी नहीं है, सड़क खराब है और ब्रेक भी आपका अच्छे से नहीं काम करेगा तो इसमें आपको गिरने की संभावना होगी। इसीलिए कहा गया कि ब्रेक को उचित या खराब सड़कों पर सामान्य रूप से अच्छी तरह से काम करना चाहिए। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रेक को सभी डैश में समान रूप से अच्छी तरह से डैश करना चाहिए। तो ब्रेक को क्या करना चाहिए, ब्रेक को सभी मौसम में, सभी मौसम में, ब्रेक को सभी मौसम में समान रूप से अच्छी तरह से काम करना चाहिए, अच्छी तरह से काम करना चाहिए, काम करना चाहिए। ब्रेक को सभी मौसम में अच्छी तरह से काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ठंडी है तो काम नहीं कर रहा है, गर्मी है तो खूब काम कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्रेक हर एक सीजन में, बरसात में भी अच्छी काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बरसात का मौसम है और स्लिप कर गया है ना, तो उसमें गिरने की संभावना हो जाएगी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार हम रिवाइज कर देते हैं। ब्रेक का प्रयोग वाहन को रोकने के लिए किया जाता है। ब्रेक का प्रयोग क्यों किया जाता है, वाहन को रोकने के लिए। ब्रेक का प्रयोग क्यों किया जाता है, वाहन को रोकने के लिए। ब्रेक का प्रयोग क्यों किया जाता है, वाहन को रोकने के लिए। ब्रेक को कम से कम संभव समय और दूरी में वाहन को रोक देना चाहिए। यानी कि जिस गाड़ी में हम लोग बार बार ब्रेक का प्रयोग कर रहे हैं उस गाड़ी को जो है कम से कम समय, ठीक है, और कम से कम दूरी में रोक देना चाहिए। क्योंकि क्या है कि जब हम लोग ज़्यादा देर दूर तक ट्रेवल करते हैं तो उसमें होती क्या है कि गाड़ी गर्म हो जाती है और गर्म होने के चलते ब्रेकिंग सिस्टम भी गर्म हो जाता है, जिसके चलते आग लगने की संभावना होती है। इसलिए जो हैवी लोडेड गाड़ी है, भारी गाड़ी है, ज़्यादा दूर तक हम लोगों को नहीं चलना चाहिए और संभव समय में और दूरी में वाहन को रोक देना चाहिए। ठीक है, ब्रेक को उचित या खराब सड़कों पर समान रूप से अच्छी तरह काम करना चाहिए। यानी कि अगर रोड खराब है तब भी हमारा ब्रेक जो है अगर अच्छी तरह से कार्य करेगा तो आप उसमें संतुलित होकर चल पाएंगे। यानी क्या, ब्रेक को उचित या खराब सड़कों पर भी समान रूप से अच्छी तरह काम करना चाहिए। ब्रेक को उचित या खराब सड़कों पर भी अच्छी तरह से काम करना चाहिए, जिससे कि आपको चलाने में आसानी हो और कोई घटना घटित ना हो। ब्रेक को सभी मौसम में समान रूप से अच्छी तरह से काम करना चाहिए। ब्रेक को सभी मौसम में, ब्रेक को किसी भी मौसम में, मौसम कोई भी हो, तो ब्रेक को सभी मौसम में समान रूप से अच्छी तरह से काम करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, दो पहिए वाहन में प्रयोग होते हैं। अब दो पहिए वाहन में किस ब्रेक का प्रयोग होता है? हाइड्रोलिक ब्रेक? नहीं, हाइड्रोलिक ब्रेक का यहाँ प्रयोग नहीं होता। मैकेनिकल ब्रेक, यस। इसमें कौन से ब्रेक का प्रयोग होता है? मैकेनिकल। दो पहिए वाहन में कौन सा ब्रेक का प्रयोग होता है? मैकेनिकल। दो पहिए वाहन में किस ब्रेक का प्रयोग होता है? मैकेनिकल। ठीक है, ब्रेक लगाने पर गाड़ी का भार स्थानांतरित होता है। यानी कि जैसे ही हम ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी का भार कहाँ जा करके स्थानांतरित होता है, कहाँ चले जाता है? तो आप देखिए, जैसे ही ब्रेक लगता है तो हम आगे की ओर झुकते हैं, ब्रेक जैसे ही लगता है तो हम आगे की ओर झुकते हैं ना। उसी प्रकार से जब गाड़ी में ब्रेक लगता है तो उसका जो भार है आगे के पहिए की ओर चले जाता है। कहाँ चले जाता है? आगे के पहिए पर चले जाता है। कहाँ चले जाता है? आगे के पहिए पर चले जाता है। अब क्या है,
एयर ब्रेक समान रूप से प्रयोग होता है। एयर ब्रेक समान रूप से कहाँ प्रयोग होता है? कार में, जीप में नहीं, ट्रक में। ट्रक में, किसी किसी ट्रक में भी एयर ब्रेक का प्रयोग होता है, लेकिन समानता कहा है यहाँ पे समान रूप से कहा है। तो ट्रेन में हमेशा जो है कौन सा ब्रेक का प्रयोग होता है? एयर ब्रेक का प्रयोग होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आपको अगर समझ में नहीं आया तो फिर से आप इस वीडियो को देखिए, निश्चित रूप से समझ में आएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक भेजिए। और सबसे बड़ी बात है कि यूनिट 1.13 यानी 1.13 हो गया है और अंतिम एक यूनिट बचा हुआ है 1.14 और पहला यूनिट का काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम अगला लेसन को अब देखते हैं कि आगे क्या है। इस लेसन में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणाली को देखेंगे और इस प्रणाली में हम लोग देखेंगे, ये इस लेसन का अंतिम लेसन है कक्षा 10 का 1.14। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि ऑटोमोबाइल वाहन में आखिर इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली का क्या कार्य है, यानी बैटरी, बॉल, तार, ये सब का क्या काम है और कब कब कहाँ कहाँ हम लोग कैसे कैसे प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों के बीच जो क्वेश्चन है उसको आप लोग एक बार पढ़िए। उम्मीद करते हैं आप लोग को स्वतः समझ में आ जाएगा। बैटरी का प्रयोग वाहन में डैश के लिए करते हैं। तो बैटरी का प्रयोग वाहन में विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए करते हैं, है ना। बैटरी का प्रयोग वाहन में विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए करते हैं। ठीक है, बैटरी का प्रयोग वाहन में विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए किया जाता है। बैटरी का प्रयोग वाहन में विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रिकल लाइट का प्रयोग वाहन में डैश के लिए किया जाता है। अरे भाई, बिजली की जो बॉल है उसका प्रयोग वाहन में क्यों किया जाता है? वाहन में इसलिए किया जाता है कि आपको रोशनी प्रदान करे, प्रकाश प्रदान करे और आप आगे के चीज़ को देख सके। तो क्या इसमें भरेंगे आप लोग? प्रकाश। ठीक है, प्रकाश के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? प्रकाश के लिए किया जाता है। ऑटोमोबाइल बैटरी विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में सक्षम एक डैश युक्ति है। अब जो है ऑटोमोबाइल बैटरी विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में एक सक्षम एक क्या है ये? यह है विद्युत रासायनिक युक्ति। क्या है? विद्युत रासायनिक युक्ति है। कौन सी युक्ति है? ऑटोमोबाइल बैटरी विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में सक्षम एक विद्युत रासायनिक युक्ति है। ठीक है, ऑटोमोबाइल बैटरी विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में सक्षम एक विद्युत रासायनिक युक्ति है। ओके, हो गया। अगला देखते हैं, विद्युत ऊर्जा का डैश एक रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होता है। यानी कि विद्युत ऊर्जा का एक रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा होता है। तो विद्युत ऊर्जा का प्रयोग जो है, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन एक रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होता है। विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किस द्वारा होता है? एक रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा होता है। क्लियर हो गया? एक रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा होता है। इस प्रतिक्रिया में दो भिन्न कंडक्टरों यानी प्लेटों, कंडक्टर मतलब प्लेटों को क्या करते हैं?
इलेक्ट्रिकल में डुबोने पर होती है। किसमें? इलेक्ट्रिक में डुबोने पर होती है। इलेक्ट्रिक में डुबोने पर होती। कहने का तात्पर्य यह है कि जो है विद्युत ऊर्जा का उत्पादन एक रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होता है। विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है? एक रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होता है। इस प्रक्रिया में दो भिन्न कंडक्टर यानी प्लेटों का इलेक्ट्रिकल में डुबोने पर होता है। कहने का मतलब यह है, इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट में डुबोने पर होता है। ठीक है। विद्युत ऊर्जा का उत्पादन एक रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होता है। यह प्रतिक्रिया दो भिन्न कंडक्टरों यानी प्लेटों का इलेक्ट्रोलाइट में डुबोने पर होता है। इलेक्ट्रोलाइट में डुबोने पर होता है। ठीक है। विंड स्क्रीन वाइपर का कार्य बारिश होने पर विंड स्क्रीन को, कहने का मतलब यह है कि जब वर्षा हो रहा है तो जो गाड़ी का वाइपर है, शीशा साफ करने वाला है, उसको क्या करना चाहिए? क्या रखना चाहिए? उसको चालू रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? चालू रखना चाहिए। उसको चालू रखना चाहिए। क्लियर है? उसको क्या रखना चाहिए? चालू रखना चाहिए। ठीक है। यानी जैसे बारिश हो रही है तो बारिश में यह संभावना रहता है कि बाहर का टेम्परेचर कम और अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, तो जिसके कारण भाप बन जाता है और नहीं दिखता है। अगर वाइपर चलते रहेगा तो शीशा पर पानी नहीं रहेगा और देखने में सुविधा होगी। ओके। अगला है, मोटर गाड़ियों में किस प्रकार की बैटरी का प्रयोग होता है? तो मोटर गाड़ियों में लेड एसिड बैटरी का प्रयोग होता है। ऑटोमोबाइल वाहनों में किसका प्रयोग होता है? लेड एसिड बैटरी का प्रयोग होता है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रही होगी। नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक बार और हम समझा दे रहे हैं। और यह इस कक्षा का अंतिम लेसन है। काफ़ी रात हो चुका है, अभी लगभग रात के 12 बज रहे हैं। तो आपको ये समझना होगा कि कैसे जो है कि इसको करना है। हम काफ़ी परेशान हो गए। हम सोचे शुरू से अंतिम तक का एक ही वीडियो में कंपाइल कर देंगे, लेकिन नहीं हो पाया। 2 वीडियो में 1 से लेकर के 14 लेसन तक का सभी प्रश्न उत्तर हम बताए हैं। और उम्मीद करते हैं कि इससे बाहर प्रश्न उत्तर आपके इसमें एग्ज़ाम में नहीं आएगा। एक वीडियो और आपको देंगे जिसमें कि पूरा बुक ही ख़त्म हो जाएगा। तो अभी आपका क्या है कि 1 से लेकर के 14 यूनिट तक 2 वीडियो के अंतर्गत ख़त्म किया गया है। 1 से लेकर के 7 लेसन तक एक वीडियो में है, वीडियो 1 में है, और वीडियो 2 में जो है 1.8 से लेकर के 1.14 तक है। यानी 1.1 से लेकर 1.7 तक एक वीडियो में है, और 1.8 से लेकर 1.14 तक यह अंतिम वीडियो है। इसके अंतर्गत अगर आप 2 वीडियो सुन लेते हैं तो आपको जो है एग्ज़ाम में 30 में 20 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है। तो आप इसको देख लीजिए। बैटरी का प्रयोग वाहन में विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए किया जाता है। ठीक है। ऑटोमोबाइल वाहन में बैटरी का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रिकल लाइट का प्रयोग वाहन में प्रकाश के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रिकल लाइट का प्रयोग वाहन में किसके लिए किया जाता है? प्रकाश के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रिकल लाइट का प्रयोग वाहन में किसके लिए किया जाता है? प्रकाश के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रिकल लाइट का प्रयोग वाहन में किसके लिए किया जाता है? प्रकाश के लिए किया जाता है। ऑटोमोबाइल बैटरी विद्युत ऊर्जा का उत्पादन में सक्षम एक ऑटोमोबाइल बैटरी विद्युत ऊर्जा का उत्पादन में सक्षम एक विद्युत रासायनिक युक्ति है। कौन सी युक्ति है? विद्युत रासायनिक युक्ति है। ऑटोमोबाइल बैटरी विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में सक्षम एक विद्युत रासायनिक युक्ति है। कौन सी युक्ति है? विद्युत रासायनिक युक्ति है। ओके। विद्युत ऊर्जा का उत्पादन एक रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होता है। विद्युत ऊर्जा का उत्पादन, बैटरी के अंदर जो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है वो रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा होता है। यह प्रतिक्रिया दो भिन्न कंडक्टरों यानी दो भिन्न प्लेटों, कंडक्टरों मतलब प्लेटों, दो भिन्न प्लेटों यानी कंडक्टरों के
में डुबाने से होता है, इलेक्ट्रोलाइट में डुबाने से होता है। इलेक्ट्रोलाइट करने का मतलब जो बैटरी का खटाल बना हुआ है जिसमें कि एसिड बना हुआ उसमें डुबाने से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर से इसको हम बता दे रहे हैं। विद्युत ऊर्जा का उत्पादन एक रासायनिक प्रक्रिया है। विद्युत ऊर्जा का उत्पादन एक कौन सी प्रक्रिया? रासायनिक प्रक्रिया है, प्रक्रिया द्वारा होता है। यह प्रक्रिया दो भिन्न कंडक्टरों या प्लेटों को इलेक्ट्रोलाइट में डुबाने पर उत्पन्न होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विंड स्क्रीन वाइपर। विंड स्क्रीन वाइपर मतलब बारिश की पानी से शीशा को बचाने के लिए एक वाइपर का प्रयोग किया जाता है। विंड स्क्रीन वाइपर का कार्य बारिश होने पर विंड स्क्रीन को चालू रखना चाहिए। बारिश होते जब भी बारिश हो तो विंड स्क्रीन को आपको चालू रखना चाहिए, अगर बारिश नहीं हो रही तो उसको बंद रखना चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन है मोटर गाड़ियों में किस प्रकार की बैटरी का प्रयोग होता है? तो मोटर गाड़ियों में किस प्रकार की? तो लेड एसिड बैटरी का प्रयोग होता है। किस प्रकार का? लेड एसिड बैटरी का प्रयोग होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आप इसका नोट्स बना लें और आप अपने दोस्तों तक, अगर आपको लगता है कि आपके दोस्त को भी पास करना चाहिए ऑटोमोबाइल में अच्छे नंबर से, आपको उद्यमी बनना है, मैं चाहता हूं कि आप कुशल बने, कौशल बने, कि आपका जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है कि फ़ायदा हो, आप परीक्षा पास करें, अच्छे सर्टिफिकेट मिले, इस सर्टिफिकेट के आधार पे आपको अच्छी नौकरी मिले। इसलिए आप मन लगा के, मन धन तन से इस वीडियो को 2 से 3 बार सुनिए, निश्चित रूप से आपका काम हो जाएगा और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ये आपका 1 से लेकर 14 तक 1.1 लेसन खत्म हो गया और इस बार आपको और 3 लेसन बचा हुआ है, और 3 लेसन बचा हुआ है जो कि काफ़ी छोटा छोटा लेसन है। उसका क्वेश्चन आंसर मैं एक ही वीडियो में ले आऊँगा। तो आज के लिए आप सबों को धन्यवाद, और आप लोग इतना अच्छा समय दिए, समय दे करके वीडियो देखे। आप इसको देखते रहिए, 2 से 3 बार देखिए। निश्चित रूप से 7 तारीख को आपका एग्ज़ाम होना है, 7 तारीख से एग्ज़ाम शुरू होना है। उससे पहले आप 2 से 3 बार सुन लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अभी आपके पास लगभग 20 दिन का समय है, 20 दिन में 2 से 3 बार सुनिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो शुभ रात्रि। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा है तो अंतिम में बोल रहे हैं कि लाइक कर देना है और सब्सक्राइब कर देना है वीडियो को, जिससे कि आपको जो है कि अगली वीडियो आराम से मिल सके। धन्यवाद।